तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वो लोग टेलीपोर्ट करके एक जगह पे आ जाते हैं। तभी वो लोग को चीखें सुनाई पड़ती है। कुछ लोग डर जाते हैं। एक लोग डर के कांप रहा होता है और वो कह रहा होता है सब कुछ अब खत्म हो चुका है। और हमें एक उल्फ मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो बीस्ट है, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, अब हम लोग क्या करें। आखिरकार शुरुआत में ही इतना जायंट बीस्ट कहाँ से आ गया है, अब हम लोग इससे कैसे डील करें। तभी एक जनरल होता है, वो चिल्ला के सभी से कहता है कि तुम सभी के सभी बेवकूफ हो, तुम एक स्पिरिचुअल बीस्ट और एक नॉर्मल जीव के बीच अंतर नहीं कर सकते, इसलिए तो तुम लोग इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो वो लोग कभी अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और एक बंदा कह रहा होता है कि ओह, ऐसा लगता है कि ये वही योंग माउंटेन का गेट है जिसके बारे में मैंने सुना है। तो दूसरा बंदा भी बोलता है कि अच्छा ऐसा है। तभी तीसरा बंदा आता है और कहता है कि बिल्कुल सही, ये वही स्पिरिचुअल बीस्ट है जो हमारे माउंटेन की रक्षा करता है। योंग ने गोल्डन स्पिरिचुअल ऑर्डर ने ही अल्टीमेट पावर प्राप्त की है। तो जो उसके साथ होता है वो कहता है कि हाँ हाँ, इतना कहना ही हमारे यहाँ आपका स्वागत करने के लिए काफी है। तो उसके साथ जो बंदा होता है वो कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारे बजट से बाहर हो, यहाँ तक कि कुछ जानवर भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। तो ये बातें सुन के जिसने टेलीपोर्ट किया होता है वो कहता है कि ये उन चीजों में से एक है जिन पर हमें अपने जुनमुन गेट में गर्व है, और चिल्ला के कहता है कि हम योंगन माउंटेन में इंटर करने जा रहे हैं। ताउडियों को इकट्ठा करो, यहाँ अनेक स्पिरिचुअल बीस्ट है। स्वॉर्डमैन अपनी गार्ड डाउन मत करना, सभी एमीफाओं को इकट्ठा करो और टाइसन सेक्ट को भी। और हम देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं। तभी वो बीस्ट हमारे एमसी के ऊपर घूरता है। तो हमारे एमसी को भी एहसास होने लगता है कि कुछ हुआ है और अपने मन में कहता है कि ये तो शुरू से ही अच्छा नहीं है। क्या उसे ये एहसास हुआ कि मैं इंसान नहीं हूँ? अगर यहाँ मैं एक्सपोज हो गया तो यहाँ मौजूद हर ताउदी मुझे जान से मारने के लिए दौड़ पड़ेगा। क्या वो मेरे लिए अपनी आंखें बंद कर रहा है? और हमारे एमसी में भी जान आती है और कहती है कि मैं बच गया। जो हमारे एमसी के टीममेट होता है वो हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो, चलो चलते हैं। सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारे एमसी बाकी सभी लोग जा रहे होते हैं। वो लोग माउंटेन तरफ जा रहे होते हैं। कोई कहता है क्या तुम पिछले 100 साल में कभी योंग माउंटेन पर गए हो? तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, उस समय कुछ ऐसी स्पिरिचुअल घास थी जिनकी खुदाई समय पर नहीं हो पाई थी, खूब अच्छी तरह याद है मुझे। तो एक लड़की होती है और एक लड़के का फैक्ट होता है। वो लड़की की लीडर होती है, वो कह रही होती है अगर ये सच है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ उन शराबों को बांटना मैं एक्सोर करूंगी। लेकिन क्या ये सही तरीका है? ऐसा लगता है कि हम काफी समय से एक ही जगह पर गोलमोल घूम रहे हैं। तो एक एल्डर बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, क्या मैं ऐसा कुछ भी करूंगा जिससे हमें कोई फायदा ना हो। तो एल्डर चिल्ला के बोलती है अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें अपना लाइफ देना होगा। अभी हम देखते हैं कि वही डेमन को, और वो डेमन किसी लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। और ये जो मेन लीडर होती है वो देख के हैरान होती है और कहती है अपने मन में क्या ये याओ फून है? वो यहाँ कैसे हो सकता है? और दूसरी तरफ हमें कुछ टाउडियों को भी दिखाया जाता है जो कि वो लोग जा रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि बिग ब्रदर एक मर्डरर और इसमें ताउदी भी शामिल है। तो दूसरा बंदा कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम यहाँ स्पिरिचुअल घास की खोज में नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो सब खत्म हो जाएंगे। तो दूसरा बंदा बोलता है एक ताउदी की मौत की परवाह कौन करता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम ये कहकर प्रचार करेंगे कि उन पर सोल ने हमला कर दिया है। तभी किसी से कहता है कि रुक जाओ। तभी सभी लोग रुक जाते हैं और वो अपना ट्रेजर निकाल के कुछ ढूंढने लगता है और वहाँ पर बैठ के कुछ निकाल रहा होता है। और वहाँ पर एक कंकड़ निकालता है जिसमें गोल्डन कलर का कुछ लगा हुआ होता है। ये देख के ये कहता है कि मुझे ये मिल गया है। तो पीछे से उसका ब्रदर बोलता है क्या ये सही है? मास्टर ने हमें क्या लाने को कहा था? तो पहला वाला बंदा कहता है कि ये एक सुनहरे पत्तों वाले फर्म का अंडा है, इसका उत्पादन केवल एक ऐसे नेचर में होता है जहाँ सुनहरी काई उगती है। 300 साल पहले उसे पता था कि अभी समय नहीं आया है, इसलिए उसने इसे यहाँ छुपा दिया था। इसे इस हालत में देखना बेहद शानदार है। और अपने मन में कहता है कि अगर मैं इसे हटा दूं तो मुझे एक इमॉर्टल पिल भी मिल सकता है जो एक सीक्रेट वरदान बन सकता है। और सभी से कहता है कि अब हम मेन कोर्ट पर वापस जा रहे हैं। तभी आवाज आती है कि वहीं रुक जाओ, ये वाला मैं सोच रहा था कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो और तुमने अपने सामने की घास की तरफ देखा तक नहीं। और वहाँ से कुछ लोग आ रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं चलो वो मुझे दे दो। तो ये लोग देख के पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो टाइसन सेक्ट वाले हैं। टाइसन सेक्ट का लीडर बोलता है कि मैं पहले ऐसे ही हुआ करता था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा खजाना छिपा रहे थे। तो ये बंदा बोलता है कि हमें ये सबसे पहले मिला है, ये हमारे सेक्ट से संबंधित चीजें हैं। टाइसन सेक्ट वाले बोलते हैं कि कितनी सीधी बात कही है तुमने, और वो लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये जो टाउडी होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास बीज कैसे हो सकता है, तो अब तुम लोग के साथ जंग छिड़ने वाला है। तो वो जो टाइसन सेक्ट वाले होता है वो कहता है कि जब एक ही खजाने के लिए अपोनेंट हो रही हो तो बेहतर यही है कि तो आपस में ही फाइट कर ली जाए और जो जीतेगा वही इसका मालिक होगा। क्या ये एक मौन रूप से स्थापित समझौता नहीं है? तो वो कहता है कि तुम बास्टर्ड। फिर हमारे एमसी का दिखाया जाता है जहाँ वो जड़ी बूटियां निकाल के कहता है कि वाह मुझे तो मिल गया है, और बहुत खुश होता है और कहता है
है कि ये घनी जड़ें देखने में 150 साल पुरानी लगती है। मेरी भरोसेमंद कुदाल जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना खोद सकती है। तभी उसको फेंकते हुए कहता है कि ये तो सिल्वर हो ही है, और अपने मन में बोलता है कि ये खतरनाक है। एक एक करके मैं अनजाने में ही संग्रह करके चक्कर में बहक गया। मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया था। इसे एक ही बार में सब जगह फैला दो। तभी हमारे एमसी को आवाज आती है कि जल्दी करो, हमें कहीं और भी जाना है। हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ मैं चल रहा हूँ। फिर हमें उसी डेमन का दिखाया जाता है जहाँ उस डेमन ने बहुत सारे लोगों को मारा हुआ होता है। उन लोग के फूल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और ये एल्डर उसके सामने झुक के कहता है कि मिस्टर सैम गोई, क्या आप इससे सेटिस्फाइड है? तो डेमन कहता है कि सेटिस्फाइड, ऐसा करना नामुमकिन है, मुझे तो लगता भी नहीं कि ये पॉसिबल है। तो वो जो एल्डर होता है वो कह रहा होता है कि उनमें से अभी भी बहुत सारे हैं, मैंने एग्रीमेंट किया था। तो वो डेमन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं 1 लाख डेमन इनमें से तीसरा हूँ, और तुम इंसान नहीं हो। तो वो एल्डर कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डेमन बोलता है कि मेरे पीछे आओ, मुझे इस तरह इंतजार करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो फिर ठीक है, अब हंटिंग शुरू करते हैं। और हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 सोल्जर एक मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, और मॉन्स्टर किसी के सामने आता है तो उस पे अटैक करके उस मॉन्स्टर को वहीं मार दिया जाता है। और एक सोल्जर कहता है कि धिक्कार है, ये तो बेहद बेकार है। युआंग माउंटेन पर मौजूद चीजें कॉमन स्पिरिचुअल क्रिएचर है, ये सोचना बंद करो कि तुम उनसे बेहतर नहीं हो। तो वो बोलता है कि बिग ब्रदर, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो वो बोलता है कि ठीक है। तभी उन लोग को आवाज आती है, इनमें से कितने तुमने खुद से हासिल किए हैं? आखिरकार युआंग माउंटेन अलग है, वहाँ उन स्पिरिचुअल क्रिएचर की भरमार है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो डेमन आ जाता है, और सोल्जर देख के हैरान होते हैं और कहते हैं कि पीछे रहो, सावधान रहो, क्या ये इंसान है? तो दूसरा बोलता है, क्या तुम्हें वो सिंह देखकर समझ नहीं आता? वो एक डेमन है, वो युआंग माउंटेन के अंदर कैसे पहुंचा? तो दूसरा बंदा बोलता है कि एग वन। तो बोलता है कि हाँ ब्रदर, मैं इसे संभाल लूंगा। और वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और जैसे उस पर अटैक कर देता है, उसको बीच से काट डालता है। ये देख के सोल्जर खुश हो जाता है और कहते हैं कि ये तो ताउडी एगवान है। और लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस डेमन को कुछ नहीं हुआ होता है। वो डेमन उसका सर धड़ से अलग कर देता है, और दूसरे वाले बंदे के पास जाता है और उसको भी जान से मार डालता है, और उसके कोर को निकाल लेता है, और कहता है कि डैम इट, कम से कम यही सबसे यूज चीज है, बाकी सब तो बिल्कुल बेकार है। अनलकीली मुझे तुम्हारी फूल लेनी होगी। ये देख के जितने गार्ड होते हैं डरने लगते हैं और कहते हैं कि तो डेमन है, भागो यहाँ से। तो जो डेमन होता है वो कहता है कि भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। फिर हमें दूसरी तरफ हमें एक लड़की और एक लड़की का सीन दिखाई जाता है। एक लड़की बोलती है कि बिग ब्रदर, क्या आपको कुछ मिला? तो बिग ब्रदर उसका बोलता है कि वेल, मुझे यहाँ एक फैंटम रिंग ऐसे एरो स्थापित करने की जरूरत है। और ट्रेफर निकाल के अपना बोलता है कि जब तक मैं एरो को लॉन्च करने के लिए लाइट विंग कार्ड सेटअप नहीं कर लेता, तब तक प्लीज मेरा ख्याल रखो। तो हम देखते हैं कि वो एरे बनाने लगता है। तो जितनी लड़कियां होती हैं वो कहती है कि हम यहाँ एक घेरा बना रहे हैं, स्वॉर्डमैन को अपने लाइट रिंग कार्डों पर नजर रखनी चाहिए, अवधि को आपस में बंटने दो और फिर उनको फॉलो करो। और हमें दिखाया जाता है कि उसका बिग ब्रदर मंत्र पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि यस यस, ओ माय गॉड, ओ ये या, ओ माय गॉड, ऐसे मंत्र पढ़ के वो बना रहा होता है फॉर्मेशन, और कह रहा होता है कि सब लोग दूर रहो और फैला जाओ। फिर हमें किसी और ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग जा रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि इसे कहाँ रखना चाहिए? तो एक बंदा कहता है कि यहाँ रखो। तो पहला वाला कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम डेडो है ना? यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, प्लीज मेक श्योर रहो और स्पिरिट ग्रास्ट को इकट्ठा करो। और ये सब हमारे एमसी से कहा जा रहा होता है, और वो कहता है कि ज्यादा आगे मत बढ़ना। हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, और अपने मन में बोलता है कि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुलकर रूठ गया हूँ। और जो फॉर्मेशन बना रहा होता है वो कहता है कि अब सब ठीक है, रिलैक्स मत रहो, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। सीनियर ब्रदर, आपने फैंटम रिंग एरे क्यों स्थापित किया है? तो वो बोलता है कि यहाँ आसपास कोई खतरनाक है स्पिरिट इंसेक्ट नहीं है। तो वो बंदा बोलता है कि क्या तुमने कभी योफू सीजो के बारे में सुना है? वो एक स्पिरिचुअल क्रिएचर था जो वॉनबो एरा में 10,000 कदम चलने के लिए फेमस था। तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि ये क्या है, ये ऐसा कुछ था। तो एक बंदा अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि ऐसे ही बैठे रहने का क्या फायदा, चलो उसे पकड़ते हैं, चलो इधर आ जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गिलहरी होती है, और उसको देख के अपने मन में कहता है कि योसो की परवर्तित बहुत हिंसक और क्रूएल है, जो उसके दिखने के तरीके बिल्कुल अलग है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसको चीर फाड़ के मार डालता है। फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी खुदाई करके जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है ये तो बिल्कुल जीत जैसा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी हमारे एमसी को भी चिल्लाने की आवाज आती है। इधर उधर देखते हुए कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है? फैंटम एरे की वजह से मुझे किसी भी चीज की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा है। और फिर हमें उसी ब्रदर और सिस्टर का दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एरे बनाए हुए होते हैं। उसमें से वो ब्रदर बोलता है
कि इसके अलावा ये लोग तो इन कॉम्पिटिटर के मुकाबले भी नहीं है। तो लड़की कहती है कि एक जानवर, और हमारा एमसी सोचता है कि इसके बारे में सोचते हैं, अगर वो योसू है जिन्होंने ऐसा किया है और वो ग्रुप में यात्रा करते हैं तो कैसा रहेगा अगर। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो हानजिन की मैजिक पावर का यूज करते हैं और बिना किसी शर्त के कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे होते हैं और वहाँ पर वाउंडर टाइप का कुछ बनने लगता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि अगर तुम उस हानजिन के जाल में फंस गए तो हजारों और लाखों तेज धार वाले ब्लेड तुम्हारे चारों और दिशाओं में कुचल देंगे। फाइनली ये तो दर्दनाक मौत होगा। और हमारे एमसी भी उसमें चपेट में आ रहा होता है और कह रहा होता है कि अब बस मुट्ठी भर खून ही बचा है। और दूसरी तरफ वो लड़की अपने ब्रदर से कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई जानवर भी होता है, ये इस जगह से बचना बेहतर नहीं होगा। तो उसका ब्रदर बोलता है कि इस जोखिम से निपटने के लिए कुछ उपाय मौजूद है। हानजिन से निपटने का एक तरीका है, फिर वो एक परिचित प्रेजेंट के साथ खुद को मार डालेंगे। और अपने मन में कहता है कि तब तक अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज न करो। और दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी काटे जा रहा होता है। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने 14 फरवरी को किसी और के साथ बेड में जाके तुम्हारा काटा था, उसी तरह हमारा एमसी भी काट रहा होता है और सब काट के खत्म कर देता है और कहता है कि ये क्या था, मैं इतना सदमे में था कि अनजाने में ही मैंने उन्हें मार डाला। ये तो सरप्राइजिंग है कि जादू का इस्तेमाल करने वाले ये जीव हेलुसिनेशन पैदा कर सकता है। बिंगंग के सभी स्वॉर्डमैन मर चुके हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहीं अकेले रहना पड़ेगा। और एक गिलहरी को उठा के बोलता है कि खैर चाहे जो भी हो, मुझे जो चाहिए वो लेना ही पड़ेगा। अभी हमारे एमसी को कुछ महसूस होता है और कहता है कि ये क्या है। और हमारे एमसी के सामने कोई खड़ा होता है और परछाई दिख रही होती है। फिर हमें टाइसन सेक्ट वालों को दिखाया जाता है। वो लोग जाते हुए कहते हैं कि अरे यार, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हानजिन ऐसा जगह पर होगा। ऐसा लगता है कि ये बिंगंग की सफेद बर्फ की पंखटी है। तो उसके बगल वाला बंदा कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए लीडर। तो लीडर कहता है कि चलो, ये तो बस झुंझलाहट पैदा करने वाला है, कुछ भी नहीं बदला है, चलो अंदर चलते हैं। सबसे बुरी सिचुएशन में हमें बिंगंग के साथ फाइट लड़नी होगी। और वो लोग जा रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि उसी डेमन और एल्डर को, वो एल्डर डेमन से कहता है कि मिस्टर सेंगोई, आपने अपने शिकार को यूं ही क्यों जाने दिया। तो वो हंसते हुए डेमन बोलता है कि ताकि उन्हें एक ही प्लेस पर इकट्ठा किया जा सके, ये उन्हें एक एक करके ढूंढने और उनका शिकार करने से बेहतर है। तो एल्डर कहता है कि लेकिन वो हेलुसिनेशन ह्यूमन द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अगर सब लोग हानजुन की ओर भाग जाए। तो डेमन हंसते हुए कहता है कि लोग बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेंगे, उसके बारे में क्या ख्याल है। और हम देखते हैं कि वो कैटरपिलर्स को निकाल लेता है और कहता है कि जाओ सभी को ढूंढो, और सभी को भेज देता है और कहता है कि जल्दी हम लोग मिलेंगे हानजिन, ये मेरे ह्यूमन पिंजरे बन जाएंगे। और दूसरी तरफ वो हमें जनरल का दिखाया जाता है जो बहुत घायल होता है। वो कहता है कि खतरे में तुरंत छुटकारा पाने के लिए मैंने खुद को हानजिन में फेंक दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मुलाकात एक ऐसे ताऊदी से होगी जिसे कुछ भी पता नहीं। और ये हमारी एमसी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेले ही एक ऐसे मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है। और हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस चीज का दोषी हूँ। तभी वो लोग को आवाज आती है कि तुम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए हो, है ना। और हम देखते हैं कि ये टाइसन सेक्ट वाले होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने डिसाइपल को लेकर इतनी तेजी से भाग गए और उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया, क्या तुम पहले से यहाँ पर हो या फिर तुमने हार मान ली है। हमारा एमसी भी टाइसन सेक्ट वालों को देखता है और ये बंदा कह रहा होता है कि लगता है कि बस इतना ही। हालांकि डॉन बेल सेक्ट के एक डिसाइपल के रूप में मैं अब और कोई इनडिसेंट बिहेवियर नहीं करूंगा। जिस गोल्डन जीत पाए को तुम लोग पाने की कोशिश कर रहे हो वो अब मेरे पास है, तो अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो चलो आ जाओ। हमारा एमसी भी देख के हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ वो कैटरपिलर्स को दिखाया जाता है जो फॉर्मेशन घड़ा होता है उस पे आ जाता है और ये सब फॉर्मेशन मास्टर को भी पता चल जाता है। पीछे से लड़की कहती है कि तुमको क्या हुआ बिग ब्रदर। तो बिग ब्रदर उसका बोलता है कि अभी अभी भीड़ अंदर आई है। तो वो लड़की बोलती है कि बिल्कुल नहीं, क्या वो उस एरिया में घुसकर तोड़ फोड़ कर सकते हैं। तो बिग ब्रदर कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी वहाँ का माहौल चेंज होता है, रेड कलर का हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि ये क्या है। तो लड़की बोलती है कि बिग ब्रदर हानजिन अब अजीब हरकतें करने लगा है। उसका ब्रदर बोलता है कि कोई मैजिक फॉर्मेशन को बिगाड़ रहा है, गुआनहॉन की प्लेट में कुछ गड़बड़ है, गुआनहॉन की प्लेट की रक्षा करने वाले लोग आखिर क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कैटरपिलर्स को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं इसे कितना भी मारूं इसे फर्क नहीं पड़ता है। डैम इट, ये कैटरपिलर्स क्या है। हमारे एमसी भी देख के हैरान होता है। और दूसरी तरफ वो टाइसन सेक्ट वाला अपने मन में सोचता है क्या उसे पता था कि कोई बहरी पर्सन अंदर आ गया है और उसने टीम की फॉर्मेशन को बदलने का फैसला किया है। मुझे पहले जल्दी से वो सामान हासिल करना होगा और सभी से कहता है कि तैयार हो जाओ, अगर मैं इशारा दूं तो हम तुरंत उस पर हमला करेंगे और वो टाविस्ट को भी हम लोग मार डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि एक बंदे के पीछे से एक डेमन का हाथ निकलता है और ये सब पीछे मुड़ के लिए देखते हैं तो डेमन हंसते हुए कहता है कि वो सभी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और उस डेमन ने एक बंदे को पकड़ के जान से मार डालता है। टाइसन सेक्ट का जो लीडर होता है उस पे अटैक कर देता है, वहाँ पर आग फैल जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अचानक हमारे टाउडी की हत्या कर दी गई है। उस कमीने की
हिम्मत कैसे हुई। और हम देखते हैं कि डेमन को कुछ नहीं होता, वो कहता है कि बहुत बढ़िया, ये काफी मजेदार है, क्या ये विस्फोट ताबीजों को इकट्ठा करके बनाया गया ट्रेजर है। और दूसरी तरफ टाइसन शॉट वाले अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे एमसी के साथ जो बंदा होता है वो कहता है कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। हमारे एमसी देख के हैरान होता है, अपने मन में कहता है कि ये रेड स्किन ब्लड। और दूसरी तरफ वो डेमन सभी को मारे जा रहा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि सर से 2 सींग निकल रहे हैं। टाइसन शॉट वाले अटैक करते हैं और वो लोग को गाजर मूली तरफ बस काटे जा रहा होता है डेमन। और जो मेन लीडर है वो कहता है कि दफा हो जाओ और अपनी पूरी पावर को यूज करके उसको वहीं जला देता है। और वो भी खुद जख्मी हालत में होता है और अपने मन में कहता है कि हजारों और दसियों हजारों ताबीज एक साथ फट गए। लेकिन हम देखते हैं कि डेमन को कुछ नहीं होता, वो उसके सामने ही खड़ा होता है। और ये जो बंदा होता है ये देख के हैरान होकर बोलता है कि ये क्या बकवास है, पलक झपकते ही सभी ताउदू मारे गए। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि ये तो सर्टेन है, लेकिन सैम गोई का एसेंस मेरे जैसा ही है, मैं इस पर सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ हमारा एमसी उसके सामने घुटने टेक के बैठा होता है तो वो डेमन कहता है कि तुम एक पनी गाय हो। जो ताउदी होता है वो चिल्ला के कहता है कि बिल्कुल नहीं, चाहे तुम्हारी जिंदगी कितनी भी अनमोल क्यों ना हो, तुम एक दरिंदे से अपनी जान की भीख मांग रहे हो। क्या तुम इस फैक्ट को नकार रहे हो कि तुम इंसान हो? तभी वो डेमन कहता है कि तुम बहुत शोर मचाते हो और उसको भी वहीं जान से मार डालता है। और डेमन कहता है कि तुम मेरे सामने खड़े इंसान के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? और हमारा एमसी भी उसको देखता है मरा पड़ा। हमारे एमसी से बोलता है मुझे लगा कि इंसानों के बीच कुछ अजीब सा है, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये कि स्पिरिचुअल डेमन ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये तो इंटरेस्टिंग है, भले ही हमारे और ह्यूमन के बीच वॉर के कारण हाई टाउडी दूर हो, ये ह्यूमंस का घर है जो ताउदी का आधार शिविर भी है। ली टोंग का स्पिरिचुअल प्लेस ऐसा प्लेस नहीं है जिसे तुम अकेले संभाल सको। अगर तुम मेरे इस डाउट को दूर नहीं करते तो तुम एक दुष्ट इंसान हो सकते हो, तुम मरने वाले हो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में बोलता है कि अगर मैं ठीक से नहीं बोलूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं यहाँ फूल जिहां को खोजने आया हूँ। तो ये बातें सुनकर वो जोर जोर से हंस रहा होता है और वही ट्रेजर निकाल लेता है और कहता है क्या तुम इसे ही ढूंढ रहे थे? हमारे एमसी देख के हैरान होता है और कहता है कि हाँ, लेकिन इसके पास क्यों है? और हमारे एमसी से वो बोलता है भले ये यहाँ हो, ये आत्माओं के बीच मंडरा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत है, कितना पागल आदमी है। और हंस रहा होता है। फिर हमारे एमसी से बोलता है कि अगर तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, बेशक मैं सिर्फ दबाव नहीं डालूंगा, इसके बदले में मैं तुम्हें ये फूल जिहांग दे दूंगा। तुम्हारे एमसी भी हैरान होता है और वो डेमन कह रहा होता है लेकिन मैं अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ हूँ। हालांकि ह्यूमन ट्रेजर है, फिर भी उनका यूज केवल अस्थायी रूप से उनकी मोल पावर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जब मैं यहाँ काम पूरा कर लूंगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ह्यूमन के बजाय मेरे बगल में एक स्पिरिचुअल क्रिएचर का होना बेहतर होगा। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि इसके बारे में सोचना भी बेकार है, अगर मैं उसे फॉलो नहीं करूंगा तो भी मैं मारा जाऊंगा। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम्हारा सर्वेंट बनना ये तो ऑनर की बात है। तो वो बोलता है कि बहुत बढ़िया। तभी वो एल्डर आके बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट था जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और हमारा एमसी उसको घूरता है तो वो बोलता है कि मुझे ऐसे मत देखो, हर किसी के अपने अपने रीजन होने चाहिए। मैं सन मून गेट के इंटर करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अब मेरी उम्र 100 साल से ज्यादा हो गई है, इसलिए अगर मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद दिखाई देती है तो मैं थोड़ा और जी सकता हूँ, चाहे वो फूल हो या कुछ और, मुझे उसके प्रति समर्पित रहना होगा। चलो फिर चलते हैं, हम यहाँ खोना नहीं चाहते। फिर हम देखते हैं कि वो लोग चले जाते हैं। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की होती है और वो उस लाल बादल को देख रही होती है। उसका बिग ब्रदर कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ हानजिन के सेंटर से पहल कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता। जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे भाई बहन वहाँ जा सकते हैं जहाँ गुआन वॉन की लेक है और बिखरे हुए सभी स्वॉर्डमैन को ले लो। तो कोई बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, इस हानजिन में रहने वाले सभी जिंदा ह्यूमन को मार डाला गया है। और हम देखते हैं कि वो डेवन उसके पास आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहता है कि अब बस तुम लोग ही बचे हो, तो तुम्हें भी मरना ही होगा। और उन लोग पे अटैक कर देता है और उन लोग की फॉर्मेशन को तोड़ डालता है। और वो जो बिग ब्रदर होता है वो कहता है कि जिन, क्या मैं इस तरह अपना बचाव नहीं कर सकता? तो वो लड़की आगे आ जाती है और कहती है कि मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगी। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है उस डेमन के अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोक देती है। और ये सब एक लड़की देख रही होती है, लेकिन तभी कुछ देख के एकदम हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। और वो डेमन उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो, और उस पे भी अटैक करके उसको जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, अपने पावर का यूज करके एक आइस का डिफेंस बना लेती है जिससे उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके आइस को तोड़ के उसके सामने आ रहा होता है और उस पे लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाती है और उसका मांस पे भी हट
जाता है और वहाँ पर हमारे एमसी भी पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है कि उसने रुगोजा की दिशा बदलकर अपनी जान बचाने की कामयाबी हासिल की। लेकिन बस इतना ही, वो इस फैक्ट को नहीं बदल सकती कि फाइनली उसकी डेथ सैम गोई के हाथों ही होगा। और डेमन हंसते हुए कहता है कि वाह, ये तो कमाल है, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे रुगार्ड जो को ब्लॉक कर दिया। तुम्हारी सोल बहुत ही खास होनी चाहिए। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें ले जाकर खा लिया जाएगा। आखिरकार ये नेचर का ही रूल है। तभी हमारा एमसी कुछ देख के हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि उनका शिकार ठीक उसी तरह किया जाएगा जैसे वो युआंग नए माउंटेन पर शिकार करने आए थे। हमारा एमसी एकदम हैरान होता है। वो देखता है तो वो चूहा होती है जो कि बहुत बड़ी हो जाती है। हमारा एमसी कहता है कि चूहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हमारा एमसी थोड़ा कांप रहा होता है और हमें उस डेमन को दिखाया जाता है। जो डेमन जो मुस्कुरा के बोलता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मुझे यहाँ एक वाइट ब्लड सोल मिल गया है। आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और अपने मूल स्थिति में वापस आऊंगा। और हमारा एमसी गुस्सा आ रहा होता है। अपने मन में कहता है कि ये किस तरह से हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि वो कुनलुन के उस दाऊदी को फॉलो करती है। वो बिगंग सेक्ट के साथ कैसे हो सकती है और वो वहाँ भी क्यों है? इस रफ्तार से तो वो सैमग्यो के हाथों ही मारी जाएगी। मुझे अब चोवा को बचाना ही होगा। क्या मैं उसे बचा सकता हूँ? क्या तुम उस डेमन किंग में से एक के खिलाफ लड़ोगे जो डेमन के सुप्रीम पावर पर है? ये एकदम बेकार है। इसके अलावा हमें यहाँ आए हुए 1 महीने पे थोड़ा ज्यादा समय हो गया है ना? लेकिन फिर भी मुझे अपनी जान जोखिम में डालने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चोवा उससे फाइट कर रही होती है। डेमन उसके अटैक को रोकते हुए मुस्कुरा के बोलता है कि तुम तो बहुत ही शिकायत करने वाली बच्ची हो, ये सब बेकार है और मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें आज्ञाकारी रूप से खाने दो। और एकदम करीब आ जाता है चोवा के पास। लेकिन चोवा भी उसके अटैक को डॉज करके पीछे आ जाती है। उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। ये देख के हमारा एकदम गुस्सा आ जाता है। वो डेमन कहता है कि ये तो फुर्ती बहुत बेकार है और उसके खून को चिढ़ाते हुए कहता है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जैसा ही खून को चढ़ता है तो एकदम ऑर्गेज़म उसको आ जाता है और कहता है कि मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये एक ऐसा अनोखा स्वाद है जो मैंने पहले कभी नहीं खाया। और एकदम चोवा के पास आ जाता है और कहता है कि मेरी एनर्जी सुप्रीम पर है और उसको गले से पकड़ के उठा देता है और कहता है कि बस तुम्हारे खून की 1 या 2 बूंद से और इसके साथ मैं अपनी पिछली फॉर्म से कहीं ज्यादा हासिल कर सकता हूँ। और उसको निगलने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम सबको एक ही बार में निगल जाऊंगा। लेकिन अगले सीन में देखते हैं कि हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड उसके मुंह में डाल देता है। तो वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा एमसी अपने दूसरा स्वॉर्ड निकाल के उस पर हाथ मारता है जिससे उसका हाथ कट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चोवा भी उससे आजाद हो जाती है और अपने मन में कहती है कि वो आदमी वो लांग शिया था जो हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन वो ह्यूज फोर्ट के साथ क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि मैंने पहले कभी इसे कहीं देखा है। और हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि मैं सच में एक क्रेजी आदमी हूँ। फाइनली मैंने वो कर ही दिखाया। और एक गहरी सांस लेता है और अपने मन में कहता है कि लेकिन किसी तरह अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी उस बच्चे के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि वो इस तरह से बड़ी हो गई है। मुझे उस पर बहुत गर्व है। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर आके कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुमने मिस्टर फेनगु के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? और हमारे एमसी पे अटैक करता है। लेकिन हमारे एमसी अपना स्वॉर्ड बस घुमाता है जिससे हमारे एमसी के स्वॉर्ड के चपेट में आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या चीज है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के एबल सोल ने उसको निगल लिया होता है। और हमारा एमसी कहता है कि तो मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है, फिर भी बेकार की बातें कहना मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि तुमने कहा कि हम में से हर किसी की अपनी कहानी नहीं है। और वो एल्डर चिल्ला के कह रहा होता है कि प्लीज मुझे कोई बचाओ। लेकिन अगले ही सीन में वो भी मारा जाता है। डेमन कहता है कि तुम बास्टर्ड, क्या तुमको पता है कि तुमने अभी क्या किया है? अब इसके साथ ही तुमने सभी 1 लाख डेमन को अपना इनमी बना लिया है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता है, सच कहूँ तो मुझे अभी इस बात का पछतावा हो रहा है, लेकिन ये वही सही काम था जो मुझे करना चाहिए था। अभी मेरी इंस्टिंक्ट ने यही कहा। तो डेमन कहता है कि वो इंस्टिंक्ट मैं तुम्हें अपने हाथों मरवा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड उसके सामने करता है और अटैक कर देता है जिससे वो दोनों की पावर आपस में टकराती है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हमारे एमसी का अटैक एकदम बेअसर हो जाता है और उसका अटैक हमारे एमसी की तरफ आ रहा होता है। हमारा एमसी ये देख के कहता है कि उसने इतने आसानी से कैसे इसे तोड़ दिया और हमारे एमसी पे लगने ही वाला होता है। तभी हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड को सामने कर देता है जिससे उसका अटैक स्वॉर्ड पे लगकर डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो डेमन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे अंग अंग टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और हमारे एमसी के एकदम करीब आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से मारता है जिससे हमारा एमसी दूर जाके फेंकाता है। और वो डेमन हमारे एमसी भी कहता है कि तुमने इसे कैसे रोका? और हमारा एमसी हाफ रहा होता है और जख्मी हालत में होता है और हमारे एमसी का हाथ भी कांप रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि दूसरी तलवार उसके एक ही वॉर को सहन नहीं कर पाई और टूट गई। अगर गुहांडो नहीं होता तो मैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सामने उस डेमन का स्वॉर्ड आ रहा होता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि चूहा अटैक करती है और हमारे एमसी को बचा लेती है और उसके सामने आके बोलती है कि कोई नॉर्मल स्वॉर्डमैन अमर लेंगजियान नहीं हो, लेकिन इसे
अकेले करना इम्पॉसिबल है, चलो मिलके इसका सामना करते हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो हमारा एमसी मुस्कुरा के बोलता है कि हाँ चलो मिलकर रहें और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। और वो डेमन कहता है कि तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैम ड्यून को इस तरह तिरस्कार भरी नजरों से देखने की। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डेमन का राजा कितना भयानक हो सकता है। और तेजी से बढ़ के अटैक करने लगता है और कहता है कि बस दर्द और निराशा में मर जाओ। हमारा एमसी ये देख के कहता है कि वो बहुत ज्यादा ही फास्ट है और हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से उसके स्वॉर्ड को टकराता है और वहाँ पर एक जोरदार फाइट चलने लगती है और हमारा एमसी पीछे घसीट रहा होता है। डेमन कहता है कि क्या तुम पहले से ही दूसरे इनर स्टेज में हो, और अपने मन में कहता है हमारा एमसी। और हमें बताया जाता है कि इसमें 2 भागों में 6 इनर स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेरे स्पिरिचुअल पावर अब तीसरे स्टेज की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी वहाँ पर चोवा उसके ऊपर अटैक कर देती है और हमारा एमसी कहता है कि यही चांस है और हमारा एमसी भी अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है उसके ऊपर और चोवा भी अटैक कर देती है। और डेमन कहता है कि तुम बॉस्टर, मैं तुम लोग को मार डालूंगा, और अपने पैर को जमीन में मारता है और वहाँ से लावा निकलने लगता है जिससे हमारा एमसी दूर जाके फेंकाता है और चोवा भी दूर जाके फेंका जाती है। चोवा कह रही होती है कि ये तो लावा है, एक ऐसा डेमन जो लावा और आग से निपट सकता है, और चोवा के सामने आ जाता है और चोवा का स्वॉर्ड दूर होता है। तो चोवा उस स्वॉर्ड को उठाने जा रही होती है, तभी वो डेमन अपने पंजे से मारता है, उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और अपने स्वॉर्ड से उसके हाथ में घुसेड़ देता है, जिससे चोवा दर्द में चिल्ला रही होती है। और वो डेमन कह रहा होता है जब तक मैं तुमसे दोबारा बात ना करूं तब तक तुम शांत रहो यहाँ पर, और तेजी से भाग के हमारे एमसी के पास आता है और उसका चेहरा पकड़ के उठा देता है और कहता है कि फाइनली तुमने मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करूंगा, इसके बदले में मैं तुम्हें पूरी तरह से पिघला दूंगा। और हमारे एमसी पे अपने लावा का अटैक करता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे सारा का सारा तहस महस हो जाता है। ये देख के चोवा एकदम हैरान होती है और डेमन कहता है कि अब तो वो घुसपैठिया भी भाग गया है, क्या हम अपना भोजन जारी रखें और आराम से खाना का आनंद लें। अभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी खड़ा हो रहा होता है और ये अपने मन में कह रही होती है चोवा मुझे जल्दी कुछ करना होगा और उसकी हेल्प करना होगा, अगर मैंने जल्दी नहीं की तो चाहे मेरे हाथ टूट जाए मुझे करना ही होगा। उस शॉट से अपने हाथ को उठा रही होती है, दर्द में होती है और हमारा एमसी भी जख्मी हाल में होता है और उठ रहा होता है। वो डेमन चोवा को देख के कहता है कि तुमने अपने 4 इंटरनल स्पिरिचुअल अवस्थाओं की पावर का यूज किया, वही दूसरी ओर तुमने अपनी करंट कल्टिवेशन को कम करते हुए त्याग के पावर का भी यूज किया। मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा कर दिखाया। हालांकि व्हाइट ब्लड सोल लड़की का ट्रेनिंग बिगांग के ट्रेनिंग के बिल्कुल विपरीत है, मुझे नहीं लगता कि तुम भी नॉर्मल हो। तो इस बार और हम देखते हैं कि अपना हाथ जमीन पे मारता है और लावा को उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें डेफिनेटली खत्म कर दूंगा। हमारा एमसी कहता है अपने मन में वो आ रहा है और हमारे एमसी के ऊपर सीधा बढ़ रहा होता है वो डेमन। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पर हमारे एमसी के सामने चोवा आ जाती है। हमारा एमसी कहता है कि चोवा रुक जाओ वहीं। तो चोवा अपना ब्लड का इस्तेमाल करके एक फील्ड बना लेती है और उसकी अटैक को रोक रही होती है और वो डेमन कह रहा होता है कि तुम लड़की फिर से आ गई। हमारा एमसी कहता है कि नहीं ऐसा मत करो और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों की पावर आपस में टकराते हैं जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पर चोवा भी एकदम हालत खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। डेमन भी नीचे छूटता है और कहता है कि डैम इट, इसलिए तो मुझे ठंडी चीजें नापसंद है। मैंने अपनी बहुत सारी ताकत लगा दी लेकिन उस लड़की के दखल देने की वजह से ये सब बेकार हो गया। और हमारा एमसी चोवा को देखते हुए अपने मन में कहता है कि वो बहुत ज्यादा ही हर्ट हुई है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर चोवा के साथी आ जाती है और उसको उठाते हुए कहती है कि प्लीज उठ जाओ। उसको टच करती है तो उसको जलन होती है और कहती है कि ओ ये तो बहुत ज्यादा ही हॉट है, आखिर इस फायर के साथ क्या गलत है, अगर हमने इस आग को जल्दी नहीं बुझाया तो। और अपनी पावर को इंजेक्ट करते हुए कहती है कि मैं अपनी पावर भी इसे नहीं दे पा रही हूँ, उसे बचाने के लिए हमें यहाँ जल्दी निकालना होगा ताकि उसे अच्छे से इलाज मिल सके। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये वाकई डेंजरस होगा। और हमारा एमसी भी उसको देख रहा होता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। उसको नीचे रख के उठता है और कहता है कि चोवा नहीं प्लीज, क्या मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम यहाँ से इसे साथ ले जाओ। और उस डेमन के पास हमारा एमसी जा रहा होता है तो वो डेमन भी देखते हुए कहता है कि ये तो स्ट्रेंज है, मुझे लगा था कि तुमने भी व्हाइट ब्लड वाले भूत की प्रेमिका को निशाना बनाने के लिए मुझ पर अपना जाल बिछाया है। ध्यान भटकाने वाली सांसें, एनर्जी का उतार चढ़ाव और खुद का बलिदान करना, ये ऐसा है ठीक वैसे ही रिएक्शन जैसे तब होती है जब कोई तुम्हारी अपनी महिला को छूता है। ये बातें सुन के हमारा एमसी एकदम गुस्सा आ जाता है और एकदम उसके करीब आके अपने अटैक कर देता है, लेकिन वो भी अटैक करता है जिससे हमारे एमसी के छाती में अपना हाथ घुसेड़ देता है और हमारा एमसी बहुत ज्यादा दर्द में होता है और उसको उठा के वहीं फेंक देता है और हमारे एमसी के मुंह से खून निकलने लगता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि समय नहीं है, चाहे मेरा बॉडी टूट ही जाए, मैं अपने स्ट्रेंथ के भी पार जाऊंगा, मुझे इसके टुकड़े टुकड़े कर देना होगा। और हमारा एमसी बीस्ट फॉर्म में आके उस पर अटैक कर देता है। ये देख के डेमन अपने मन में कहता है कि वो इतना वॉयलेंट क्यों हो गया है और उस पर अटैक कर रहा होता है। वो भी
अटैक को रोक रहा होता है और उस पर भारी पड़ रहा होता है। और डेमन कह रहा होता है कि ये बच्चा, ये तुम्हारे संघर्ष का अंत है। और वहाँ नीचे से ज्वाला निकलता है, हमारे एमसी के बॉडी पे लगता है और कहता है हंसते हुए, तुम डैम बास्टर्ड, बस इसी तरह पिघल जाओ और मेरे लावा का हिस्सा बन जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी ब्लू फायर को इस्तेमाल करता है, जिससे डेमन देख के हैरान हो जाता है और हमारा एमसी एक जोरदार चीख मारता है जिससे उसका आग भी मिट जाता है। ये देख के डेमन कहता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर हमारा एमसी अपने ब्लू फ्लेम का यूज करके उस पर अटैक करता है, जिससे वो जलने लगता है, दर्द में होता है। दूसरी तरफ चोवा उठ रही होती है, उसकी दोस्त कहती है कि क्या तुम जाग रही हो? तो वो अनकॉन्शियस में होकर कहती है कि मुझे उस आदमी की हेल्प करनी होगी। और उसकी दोस्त कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें अभी भी चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अपने मन में कहती है कभी कभी वो अजीबो गरीब बातें कह देती है, लेकिन वो कभी गलत नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे एमसी का स्लॉट को दिखाया जाता है और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी उस पर अटैक किया होता है और वो डेमन जल रहा होता है। हमारे एमसी की भी आंखें बंद हो रही होती है और अपने मन में कहता है कि मैंने उसे बड़ी मुश्किल से गिराया, फाइनली ये खत्म हो गया है। तभी वो डेमन कहता है कि ये फायर, ये तो डिवाइन फायर है, एक अत्याचारी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, चलो देखो हर डेमन किंग का असली पावर और मेरा ट्रू अपीयरेंस है। और हम देखते हैं कि वो भी अपना ट्रू अपीयरेंस में आ जाता है और हमारे एमसी की आग को हटा देता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, वो तो उसका लेवल भी बढ़ गया है। और डेमन कह रहा होता है कि इससे मेरी सारी कल्टीवेशन सब बेकार हो जाएगी। और अपने सींग को पकड़ता है और उसको तोड़ के वेपन बना लेता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हमारे एमसी पे तेजी से अटैक करने बढ़ जाता है और हमारे एमसी के पीछे आ जाता है और अटैक कर देता है, जिससे हमारे एमसी को लगता है, लेकिन थोड़ा डॉज कर लेता है। और वो कहता है कि तुमने इसे डॉज कर लिया, तुम छोटे बच्चे। फिर से हमारे एमसी पे बहुत बार अटैक करता है, जिससे हमारे एमसी को लग भी रहा होता है। डेमन कह रहा होता है क्या ये स्पिरिचुअल बीस्ट की एजिलिटी है, चलो ठीक है फिर से अवॉइड करने की कोशिश करो। फिर से हमारे एमसी पे अटैक कर देता है अपने फायर से, जिससे हमारा एमसी जख्मी तो होता है और अपने मन में कहता है कि इस अंत को रोकने के लिए मैं जी जान से कोशिश कर सकता हूँ। फिर भी वो 1 लाख डेमन का तीसरा राजा बना रहता है और हमें दिखाई देता है कि नीचे से कुछ टैक्टिकल्स निकल जाता है और डेमन कह रहा होता है कि चलो अब इसे यहीं खत्म करते हैं। और हमारे एमसी को उस पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है डेमन मुझे लगता है कि मुझे अब फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं बचा है। अपने लाइफ के लंबे सालों में अर्जित परम ज्ञान के साथ मैं कह सकता हूँ कि तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। तुम अपने करंट एबिलिटी से परे स्पिरिचुअल पावर वाले पर्सन, इससे पहले कि तुम मेरे और मेरे अंतर मनों के आगे के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाओ, मैं तुम्हें यही खत्म कर डालूंगा। और हमारे एमसी पे उसका अटैक आ रहा होता है और फिर हमें खून के बूंदे भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि चोवा की दोस्त हमारी एमसी का फट उठा के उसकी छाती में घुसेड़ देती है। ये देख के डेमन कहता है कि तुम छोटी बच्ची, और वो डर के फट को छोड़ देती है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के फट से सोल निकलने लगता है, जिससे डेमन को खाने लगता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि ये तो मेरा स्वॉर्ड है, यही लास्ट चांस है, मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ इसमें लगा दूंगा। और जोर से चिल्लाता है अपनी पूरी सारी पावर को लगाने के लिए। डेमन कह रहा होता है कि बस ऐसी चीजों के साथ हमारा एमसी ब्लू फायर फ्लेम इस्तेमाल करके फिर से उस पर अटैक करता है, उसके छाती पे मारता है। और वो डेमन कहता है कि ये क्या कर रहे हो। हमारे एमसी कहता है कि अब इसे यही खत्म करते हैं। और वहाँ पर ब्लू फायर ही निकल रहा होता है और वहाँ पर फीनिक्स बर्ड बन जाता है ब्लू फायर से और पूरे माउंटेन पर दिख रहा होता है। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, एक व्हाइट कलर का ड्रैगन होता है, वो भी इंसानी रूप में आ जाता है और कहता है कि सैम को ही मारा गया। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, 2 लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत बोरिंग है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि अब सबके पास आने का समय लगभग हो गया है, इसलिए सीधे खड़े हो जाओ, हमें दूसरे सेक्ट के प्रति इतना विनर में क्यों होना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ रहा होता है। ये देख के एक बंदा कहता है कि वो, तो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि वो डान बेल सेक्ट का एक टाविस्ट है, लेकिन वो अकेला क्यों है और जख्मी हालत में होता है। वो चिल्ला के कहता है कि एक डेमन जैसा जानवर अपीयर हुआ है। जो तो पहला वाला बंदा बोलता है कि क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि डॉन बेल के सभी ताउदियों के एक डेमन जानवर के कारण मार दिया गया था। तो दूसरा कहता है कि शांत हो जाओ और हमें अच्छे से बताओ। और वो बंदा कांप रहा होता है, कांपते हुए कहता है कि सभी के सभी तुरंत ही मारे गए, मेरे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सका, कोई और रास्ता ही नहीं था। ये बंदा अपने मन में कहता है कि वो पागल हो गया है और अपने बिग ब्रदर से कहता है कि इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ निरर्थक और बेतुकी बातें कर रहा हो। तो उसका बिग ब्रदर कहता है कि लेकिन समय बीत
चुका है और अदर सेक्ट अभी तक नहीं आए हैं, और क्योंकि हम इस जगह के मालिक हैं इसलिए हमें इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और सभी से कहता है कि जून मून गेट से यहाँ मौजूद सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने वेपन और खजाने खुद पैक कर लो, हम योंग माउंटेन में एंटर करने जा रहे हैं। तो वो लोग भी रेडी हो जाते हैं। बाकी स्वॉर्डमैन से रिक्वेस्ट है कि वो यहीं वेट करे, और हम देखते हैं कि हमारे एमसी चुआ और उसके दोस्त आ रहे होते हैं। ये देख के ये जो टाविस्ट होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम बिंगंग के टाविस्ट नहीं हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पर भी किसी डेमन जानवर ने हमला किया हो? तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम कैसे कह सकती हो? तो बंदा बोलता है कि डॉन वॉल सेक्ट के एक टाविस्ट ने हमें पहले ये बात बताई थी, और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने हमें बताया कि तुम पर किसी डेमन बीस्ट ने हमला किया था, जो शायद अभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि वो डेमन मर चुका है। ये बातें सुन के ये बंदा डरते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि वो बहुत ताकतवर जानवर था, नहीं वो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वो एक डेमन बीस्ट था जिसके बारे में हमने कुछ भी नहीं सुना था और कुछ नहीं कर सकते थे, चाहे हम सब वहाँ मौजूद क्यों ना हो। तो ये बताती है अगर हमारे बिंगिंग सेक्ट का बलिदान महान था फिर भी उस डेमन जानवर का डेफिनेटली नाश हो गया। इसी वजह से इसकी हालत सीरियस है क्योंकि उसे चोट लगी है, तो उसे लिटा दिया जाता है। और वो कहता है कि युवान फाइन जल्दी करो और बर्फ के महल के इस इताउदी का इलाज करो। तो बंदा कहता है कि नहीं ये नहीं कर सकता। तो बंदा कहता है कि जल्दी करो और उसे हमारे मेन हाउस में ले चलो। अभी हमारे एमसी को आवाज आता है क्या तुमने सैम गोइंग को मार दिया? और ये वही गार्डियन बीस्ट होता है, और वो कहता है कि क्या सैम गोइंग को योंगम माउंटेन के अंदर भाग में एंटर करने देना मना नहीं था? तो गार्डियन बीस्ट कहता है कि मुझे ह्यूमन द्वारा पकड़े जाने और यहाँ बांधे जाने के बाद से सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए उन्हें माउंट योंगजैंग में एंटर करने की अनुमति देने के लिए उन्होंने मुझे उन पाबंदियों से छुटकारा दिलाने में हेल्प करने का वादा किया है जो मुझे यहाँ जकड़ कर रखे हुए हैं। हमारा एमसी कहता है कि रेस्ट्रिक्शन, और हमें बताता है कि वो स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए निर्मित एक अनमोल प्लेट है, जिस स्पिरिचुअल बीस्ट का नाम उस प्लेट पर उसके ब्लड से लिखा गया है। उसे इस अनमोल प्लेट के लॉर्ड की आज्ञा का पालन करना होगा, लेकिन तुम लोगों ने सब कुछ बेकार कर दिया। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं सोच रहा था कि यहाँ 4 प्लेट्स क्यों लगी हैं, और उससे कहता है हमारे एमसी तो क्या अब तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो? फिर गार्डियन बीस्ट कहता है कि हंसते हुए मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, अब तुमको सैम गोई के बजाय वो प्लेट मेरे पास लानी होगी। हमारे एमसी ये बातें सुन के उससे कहता है मैं अभी उसी अवस्था में हूँ और मैं अभी भी ह्यूमन के रूप में हूँ, मैं वो खजाने की प्लेट कैसे प्राप्त कर सकता हूँ जिसका प्रबंध हॉन सियोन करता है। ये बातें सुन के गार्डियन बीस्ट कहता है कि अब ये ऐसा ही होगा, मैं तुमको स्पिरिचुअल पावर के स्रोत बताऊंगा, वहीं से तुम स्पिरिचुअल स्रोत के एरिया में पहुंच सकते हो। अगर तुम अभी इस स्टेज में हो और अपने सैम गोई को मारने में कामयाबी हासिल कर ली है, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है। हमारा एमसी उससे कहता है अगर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी ना कर पाऊँ तो क्या होगा? तो ये बातें सुन के वो कहता है क्या तुम सच में मुझसे ये सवाल अभी भी पूछ रहे हो? अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम एक स्पिरिचुअल बीस्ट हो तो क्या होगा? इसलिए तुमको ये तय करना होगा कि तुम यही मरना चाहते हो या अपनी कल्टीवेशन का लेवल बढ़ाकर फ्यूचर की तलाश करना चाहते हो। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी अपने मन में सोचता है मेरे पास तो शुरू से ही कोई रास्ता नहीं था, मैं बाल बाल मौत के चंगुल से बच निकला। हालांकि मैं उन स्पिरिचुअल पावर को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो मुझे स्पिरिचुअल स्रोत के एरिया में पहुंचा सकती है। और उससे हमारे एमसी कहता है कि ठीक है तो चलो फिर शुरू करते हैं।